हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग वेक्टर का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट जो लॉ था मतलब जो है वेक्टर एडिशन का, जैसे आप देख सकते हो क्या कि मतलब जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब चीज हमने कवर किया था। अच्छा एक नेक्स्ट जो छोटा चीज हम लोग एक बात करते हैं, एक और बात करते हैं, क्या यूनिट वेक्टर का। क्या बात करते हैं? यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। तो आप बहुत सिंपल ये बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या मतलब सिंपल बोल सकते हो मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट। जैसे कोई भी वेक्टर है, आपको एक चीज पता है, अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए हम लोग लिखे क्या कि ए वेक्टर मान लीजिए, अगर ए वेक्टर है तो आपको एक बात पता होगा क्या कि ए के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए अगर वेक्टर है तो हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, ठीक है। अगर हम ये बोले कि हमको ए के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ए क्या यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? अगर यूनिट वेक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का मतलब आप एक बात दिमाग में आपके सेट हो गया कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 1 यूनिट, यही तो आप बात करेंगे। अब आप ये देखिए कि अगर हम लोग बोले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को लिखने का जो तरीका है वो आप क्या लिखते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यही तो लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब आप क्या कह रहे हो? अगर ए यूनिट वेक्टर है, इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का क्या 1 यूनिट। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो जब आप यहां पे पुट करोगे, जब यहां पे पुट करोगे, आप सिंपल आप देख सकते हो कि वेक्टर ए अगर यूनिट वेक्टर है तो हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं 1 इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब पूरा स्टोरी समझिए कि जैसे अगर हम लोग वेक्टर ए के लिए ये सिंबल यूज करते हैं तो यूनिट वेक्टर के लिए कुछ और सिंबल यूज करते हैं। जैसे हम लोग को अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का सिंबल का बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर बात करो या सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, सिंबल का बात करो, तो ए वेक्टर को अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर का दिखाना है तो हम लोग देखिए वेक्टर ए है ही और इस पे कैप लगा देते हैं ए कैप। तो अगर हम लोग को ए के अलावा यूनिट वेक्टर अगर दिखाना है तो हम लोग सिंपल लिख देते हैं ए कैप। क्या लिखते हैं? ए कैप। अगर बी की तरफ हम लोग यूनिट वेक्टर दिखाना है तो बी कैप, सी की तरफ लिखना है तो सी कैप। अगर ये बी कैप सी कैप इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है ए कैप या आर कैप, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो अब ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर को जो हम लोग लिखेंगे, ए वेक्टर को आप ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिख सिंपल। ये अगर एक वेक्टर है, अगर हम लोग बोलते हैं कि हम जान रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है तो ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं ये क्या, ठीक है। तो अब आप ये चीज कह सकते हो, ये चीज कह सकते हो क्या? अच्छा यहां पे जब बात करो तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जो वेक्टर ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ए कैप जो है यूनिट वेक्टर जो, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को, ए के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम लोग ये चीज ध्यान रखते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए अगर कोई वेक्टर ए है तो आप इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए कैप। और डायरेक्शन की जगह क्या लिख सकते हो? ए कैप। या आप यहां से चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो ए कैप जो होगा, अगर ए के अलावा यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और हम लोग यहां पे बात करें, एक चीज और बात करें एग्जांपल के तौर पे। जैसे सपोज कीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी आपको दिया गया है ये 2i क्या प्लस
4j कैप और प्लस √5k कैप। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, या आपको बोल दे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, सिंपल बोल दिया। तो यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? v क्या हो रहा है, वेक्टर ऑफ v मॉड ऑफ वेक्टर v। मॉड निकालने का तरीका आपको पता है, मैग्नीट्यूड निकालने का पता है क्या, 2i कैप ये प्लस 4j कैप प्लस √5k कैप, और जब इसका मैग्नीट्यूड का बात हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस √5 के कोफिशिएंट ये k के कोफिशिएंट का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 4 16 20 और √5 का स्क्वायर 5, तो 25, तो 25 ये बाहर आ जाएगा तो क्या 5, यानी आप बोल सकते हो 2i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप बटे 5, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग यूनिट वेक्टर देखे और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये चीज हम लोगों ने देखा। आप दिमाग में सेव कर लो, अगर कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको दिया गया है कि r वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये दिमाग में सेव करके ये 1 होगा। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे इसको समझ में आ गया होगा, पॉज करके आप ये लिख लेना। अब जैसे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का बात किए थे, अगर आपको याद होगा तो जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हम लोग जो पढ़ते हैं वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या, किसी का दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करते हो तो तीसरा का डायरेक्शन देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो सब चीज हम लोग देखेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर ये स्टैंडर्ड है, ये हम लोग याद रखना है। ये होता है आपका i कैप, और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आपका, ये होता है आपका j कैप, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है ये होता है k कैप। अभी जैसे हमने लिखा था, अगर वेलोसिटी हमने थोड़ा देर के लिए आप देखो, वेलोसिटी हमने जो लिखा था, जो भी लिखा था ये 2i कैप प्लस आपका ये 4j कैप और √5k कैप। तो आप एक चीज देख सकते हो, लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस किए हैं, ये i कैप, j कैप और k कैप का जो मतलब हुआ यही, ये i के अलोंग, x के अलोंग 2 यूनिट, j के अलोंग 4 यूनिट और k के अलोंग √5 यूनिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। आप कहीं पे मान लीजिए फोर्स दे दे या डिस्प्लेसमेंट दे दे या पोजीशन दे दे तो वो i j के फॉर्म में आपको दे सकता है कि i के फॉर्म में दे दे या j के फॉर्म में दे दे, या मतलब आप देख सकते हो किस प्रकार से दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि किसी पार्टिकल पे फोर्स जो है, किसी पार्टिकल पे आप फोर्स जो है इतना अप्लाई कर रहे हो, 4 यूनिट 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए i कैप, j कैप, k कैप का मतलब क्या है, और ये पूरा सब कुछ दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम लोग इस तरह से देख सकते हो, और यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है ये चीज लोग देख सकते हैं। अब आप किसी के दिमाग में आया सर यूनिट वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, अब किसी के दिमाग में सर j भी यूनिट वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड 1, हां भाई k इसका भी मैग्नीट्यूड 1। और जब i j k अगर लिखा हुआ है तो i j k का क्या मतलब है ये चीज आप दिमाग में सेट रखो, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट और जो है वो ये देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जैसे दो स्केलर को मल्टीप्लाई सिंपल कर देते हो, जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपल क्या बोलते हो 3 × 4 12। इसी प्रकार से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सिंपल नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल रूल होता है, कुछ स्पेशल टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और आप देख लो, वो क्या, ये देखिए, जैसे सिंपल एक चीज हम लोग बात करें, multiplication a constant k
इन वेक्टर, इन अ वेक्टर। अब जैसे कोई कांस्टेंट है के, उसको किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए एक वेक्टर है हमारे पास ए, एक वेक्टर है ए, ठीक है। अब एक कांस्टेंट है के, इसको हमने क्या किया, इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब के के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो के ए वेक्टर हो जाएगा, ये कांस्टेंट। ये अब एक तो हमने क्या किया, एक स्केलर जो है कांस्टेंट जो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज हो जाएगा। अब ये वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसका डायरेक्शन का अगर बात करें, जैसे सब सिंपल समझिए, जो के ए वेक्टर है, ये भी अभी वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर होगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का अगर हम लोग बात करें तो सिंपल समझिए, मैग्नीट्यूड और अगर डायरेक्शन का बात करें, देखिए क्या होगा। अगर हम लोग बोले कि k का जो मैग्नीट्यूड है, जो मॉड ऑफ k है, अगर ग्रेटर देन 1 है, मॉड ऑफ k है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग बोलेंगे कि a का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज्यादा होगा। बस समझ आ रही क्या। और अगर मॉड ऑफ ये जो कम होगा, हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कि a का मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से कम होगा। अच्छा, जब डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन में क्या होगा, अगर k पॉजिटिव है, अगर k पॉजिटिव है तो जो ka का वेक्टर होगा वो a के डायरेक्शन में होगा। यानी अगर k पॉजिटिव है तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि वेक्टर a के डायरेक्शन में ही वेक्टर ka होगा, चाहे इससे मैग्नीट्यूड ज्यादा हो या चाहे इससे मैग्नीट्यूड कम हो। बात समझ में आ रही है क्या। ये दोनों केस हमने दिखा दिया, मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है। अगर k लेस देन 0 है, अगर k लेस देन 0 है तो इसका भी मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या। अगर k लेस देन 0 है हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर k लेस देन 0 है, आप इस चीज को देख सकते हो, जो वेक्टर अगर a ये है तो जो k a वेक्टर होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा। अब ये मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है k का और मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है। ये कब का केस है, व्हेन k जो है आपका लेस देन 0। समझ में आ रहा है क्या। अगर k निगेटिव है, जो कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर में, अगर वो निगेटिव है तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो नया वेक्टर हम लोग को मिलेगा उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और मैग्नीट्यूड मतलब कितना चेंज होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो मॉड ऑफ k है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो शायद आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक चीज करके हम लोग सिंपल देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कांस्टेंट k, ये जो कांस्टेंट k है इन अ वेक्टर, वो देखा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वो देखिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना, तब क्या होगा ये समझिए। देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर आपका a और दूसरा वेक्टर आपका b, ये है आपका एंगल थीटा। जब हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर का बात करते हैं तो दो तरह का प्रोडक्ट होता है। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल समझिए। अगर हम लोग बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, बात करते हैं पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। जनरली डॉट प्रोडक्ट लोग लिखते हैं पहले और इसी को बोलते हैं कि इसका भी जो नाम है वो स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों नाम हम लोग याद रखते हैं। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट समझिए, जैसे हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है ए डॉट बी, जैसे अगर हम लोग ये सिंबल लिख रहे हैं इसका मतलब समझिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बात समझ आ रहा है।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये सिंबल होता है और इसका डिफिनेशन जो होता है, जो हम लोगों को याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट का जो डिफिनेशन होता है वो जो होता है आपका, ये चीज समझिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है, ये इसका डिफिनेशन ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos ऑफ थीटा, जो इसके बीच का एंगल बन रहा है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू cos थीटा का प्रोडक्ट, जो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ आ रहा है क्या, ए और बी के बीच का एंगल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, किसी दिमाग में ये भी आ सकता है सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ए बी cos थीटा, ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ए बी cos थीटा, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और cos थीटा। जो ये आपने ये निकाला है, जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि जो इसका रीजन है ए बी cos थीटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये आपको नंबर आएगा, ये जो है एक वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, बोल सकते हो कि ये एक वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग बोलते हैं ये जो है आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब कुछ केस देख सकते हैं, कुछ स्पेशल केस देख सकते हो, स्पेशल केस देखिए क्या है, कुछ स्पेशल केस का बात करते हैं। पहला, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तब क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें। अगर थीटा 0 डिग्री है तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा वो सिंपल आप लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 0 डिग्री, यानी आप इसको सिंपल ये चीज भी कह सकते हो ए बी, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा, आप सिंपल इसी में अगर हम लोग ये किसी के दिमाग में ये आ जाए कि सर इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तब क्या होगा, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। अगर थीटा 180 डिग्री है तो जब आप a डॉट b लिखोगे तो जो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का वैल्यू माइनस, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि माइनस ए बी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नेक्स्ट है आपका एंगल, अगर हम लोग बात करें, थर्ड में बात करें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इस केस में अगर हम लोग बात करें, जो ए डॉट बी होगा, जो ए डॉट बी होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना 0, आपका ये क्या होता है 0। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो cos 90 है आपका ये क्या है 0। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो, यानी दो वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल हो, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, उसका मैग्नीट्यूड चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है तो उसके जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है 0, उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है 0। यानी आप वेक्टर ये सिंपल ये बोल सकते हो कि वेक्टर अगर एक वेक्टर दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसके डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा 0, या इसका रिवर्स, मतलब क्या बोल सकते हो इसका कन्वर्स भी, क्या अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वो दोनों परपेंडिकुलर हो, बस शर्त ये है कि ए और बी में से किसी का भी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई भी ये दोनों नॉन जीरो है तब आप ये कह सकते हो, क्योंकि आप नल वेक्टर भी जानते हैं। नल वेक्टर क्या होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, नल वेक्टर भी एक वेक्टर होती है, हम लोग ये भी बात करते हैं नल वेक्टर का, आपके दिमाग में होगा तो थोड़ा सा, नल वेक्टर मतलब क्या, कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 0, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं नल वेक्टर। जैसे आप बोल सकते हो कि सिंपल 0 ये क्या, ये सब नल वेक्टर है, ठीक है। तो नल वेक्टर में हम लोग जानते हैं, इसीलिए आप ये दिमाग में सेट रखिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी केस आ सकता है
कि सर अगर मान लीजिए जो वेक्टर ए है अगर इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर निकालें तब क्या होगा? तो वेक्टर ए का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो मतलब क्या, ए का ए से एंगल कितना 0 डिग्री, तो आप लिख सकते हो मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो आप यहाँ पे मतलब आप ये सिंपल चीज कह सकते हैं, जैसे मैं ये देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको ये निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, आप सिंपल लिख सकते हो क्या, मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ए और cos 0 का वैल्यू कितना 1, आप सिंपल कह सकते हो ए स्क्वायर। यानी एक वेक्टर को अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसी का स्क्वायर हो जाता है। एक वेक्टर को अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसी का स्क्वायर हो जाता है। ये कुछ चीज आप देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और भी ये हम लोग छोटा छोटा बात करते हैं इसमें, जो स्केलर प्रोडक्ट हम लोग आज बात करेंगे, पूरा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्कस हो रहा है अभी, ठीक है। देखिए ये डिफिनेशन याद रखेंगे सब लोग। अब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर है उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वो क्या है आपका ए स्क्वायर। इसी के तौर पे आप देख सकते हो कि अगर i के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 1, j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 1, k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 1। तो ये हम लोग याद रखते हैं, ठीक है, ये हम लोग याद रखते हैं। अब किसी के दिमाग में याद है सर i का अगर हम लोग j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तब क्या होगा, तो आप सिंपल लिखोगे मॉड ऑफ j cos कितना डिग्री, i और j के बीच का एंगल कितना, तो आपको पता है कि i का मतलब क्या, x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i कैप और y के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j कैप, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये cos ऑफ 90, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी किसी भी दो डिफरेंट एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसके अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा 0। चाहे i k निकालो ये भी 0, चाहे j k निकालो ये भी, इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या 0। तो हम लोग ये सब रिजल्ट याद रखते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ आप ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज और होता है, जैसे अगर मैं किसी के दिमाग में याद है कि सर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर निकालते हैं तो a b cos थीटा, अगर किसी के दिमाग में जैसा वेक्टर b डॉट वेक्टर a निकालेंगे तब क्या होगा, तो आप तब भी देखो मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर a cos ऑफ थीटा। अगर a और b के बीच का एंगल अगर थीटा है तो b और a के बीच का एंगल क्या है थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, ऐसा है नहीं तो दोनों चीज क्या है सेम। आप इसको सिंपल कह सकते हो कि वेक्टर a डॉट b जो होगा ये वेक्टर b डॉट वेक्टर a b है, a डॉट वेक्टर b जो है ये b डॉट वेक्टर a b है। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अच्छा एक चीज और हो सकता है, एक रिजल्ट और भी आप बात कर सकते हो, जैसे ये देखो अब वेक्टर a आपको ऐसे दे दे ax i कैप ay j कैप az k कैप, और वेक्टर b आपको ये दे दे bx i कैप by j कैप bz k कैप, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है, आपको पूछ दे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है तो कैसे निकालोगे। आपको पूछ दे वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है तो आपको कैसे निकालोगे। अब देखो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। आपको ये चीज दिमाग में सेट कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हमको a डॉट वेक्टर b निकालना है, यही भी देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब यहां देखो वेक्टर a क्या है ax i कैप ay j कैप az k कैप डॉट वेक्टर b क्या bx i कैप by j कैप bz k कैप, ठीक है। अब आप देखो एक एक का हर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं इसी क्वेश्चन को, और आप अगर सिंपल समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो
जैसे मान लीजिए हम लोग को अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दे, आप इसको क्या करो ना, सिंपल इसको ये कर सकते हो, वेक्टर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो प्लस वेक्टर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। मतलब ए का बी के साथ भी और ए का सी के साथ भी हम लोग सिंपली डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये याद है कि जैसे हमको ए कोई भी 3 वेक्टर है, मान ले सकते हैं थोड़ा देर के लिए, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर का हमको बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अब इसको लिखना हो तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं। तो अब जैसे इसका है तो आप पहले इसके साथ ले लो, फिर इसका इसके साथ ले लो, फिर इसका इसके साथ ले लो। तो आप देखो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, लेकिन जब i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0, और i का जब k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी 0। तो एक्चुअल में जब यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ ये आएगा ax bx। आप करके देख सकते हो। सेम उसी प्रकार जब इसका इसके साथ लोगे तो 0, इसका इसके साथ लोगे तो मतलब जो j का j के साथ 1, और इसका जब लोगे तो 0, यानी इसके अलोंग 0, इसके अलोंग 0, इसके अलोंग 0, इसके अलोंग 0, और ये क्या आया जो 0 नहीं लिखे हैं ax bx, यहाँ पे ay by, और फिर z के अलोंग तो ये भी 0, ये भी 0, और फिर ये सिर्फ बचेगा 0 0, और ये az bz। तो जो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं आप, अब इसी में ये रिजल्ट आप दिमाग में सेट कर लो। ये जो रिजल्ट लिखोगे ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये रिजल्ट हम लोग याद रखते हैं, ये रिजल्ट हम लोग याद रखते हैं। जैसे देखो एग्जांपल लिख दें तो जैसे सपोज कीजिए इफ वेक्टर a इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस √3 k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ये फाइंड करना, तो आप क्या करोगे a डॉट वेक्टर b तुरंत आप लिखो a क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस √3 k कैप डॉट वेक्टर b 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब देखो i का कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट के साथ, और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट के साथ। तो i का कोफिशिएंट कितना 1, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना 2, और जो ऑपरेशन है वही प्लस है तो प्लस, यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या -2, यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या -1, फिर प्लस यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या √3, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या 1। तो अब इसी को जब ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस √3, ये क्या हो गया 4 प्लस √3, यही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, यही आपका आंसर आ गया। अच्छा एक चीज आप और देख सकते हो, यहीं से एक चीज आप और देख सकते हो, जैसे अब आपको यही पूछ दे कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल क्या है, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, तब क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में पूछ दे a और b के बीच का एंगल क्या है, तब क्या करेंगे। अब देखो आपको एक बात पता है a डॉट b जो होता है वो क्या होता है ab cos थीटा, आपने ये पढ़ा। तो थीटा आपको पूछा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या, यहां से जब निकालो तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, यही तो होगा। तो सिंपल a b के वेक्टर के बीच का अब ये से कह सकते हो। तो जब आप यहां से निकालोगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा। अब तुमको पता है cos थीटा निकालना है हमको, तो cos थीटा इक्वल टू क्या a डॉट b, a डॉट b कितना है तुम्हारा 4 प्लस √3 मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड निकालो, a का मैग्नीट्यूड तुमको पता है कितना होता है रूट अंडर जो उसका है 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये b के मॉड तो ये i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा इक्वल टू जो आ जाएगा देखो क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस ये अपॉन
ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5 और ये 3 8 रूट 8 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 1 ये 4 प्लस 1 प्लस 1 6। ये आपका cos थीटा इक्वल टू इतना आंसर आ गया। cos थीटा इक्वल टू इतना आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और आप यहाँ पे दिमाग में सेट कर सकते हो। अगर अच्छा कई बार ये लोग होते हैं कि सर ये जो मैग्नीट्यूड आप लिखते हैं कैसे लिखते हैं? अगर r वेक्टर दिया गया है, अगर मान लीजिए a I कैप प्लस b j कैप c k कैप, मैं पिछले क्लास में बताया था, अगर r का मैग्नीट्यूड हमको लिखना होता है और ये i और j k कैप के टर्म्स में दिया गया है, तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये करते हैं। ठीक है, तो आज हमने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और जो भी बेसिक प्रोडक्ट था वो हमने देख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड जो है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, थैंक यू।